अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो देखा कि उससे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन तुम लोग नोट करते हो, निकालते हो। तुमको अगर याद होगा हमने कल दो मेथड्स जो हैं वो दो केसेस जो हैं उसको देख लिए। पहले केस में क्या था कि आपको RDS गिवन था और आपको ये भी बताया था कि जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्टेंट साइड में नहीं आ रहा है ना, ऐसा आपको इक्वेशन में बताया हुआ था, दिख रहा था। तो आपने डायरेक्ट वहां पे सिंपली जो है रेट लॉ इक्वेशन लिख दिया रिएक्टेंट के टर्म में। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सेकंड केस में, तो उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि हम लोगों ने रेट लॉ के लिए उसमें RDS गिवन था, लेकिन उसमें मेरे रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट भी बेटा आ रहा था। तो इंटरमीडिएट के टर्म में जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि हम लोग एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं रेट लॉ का, तो हमें इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा, और उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन मान लो कि बन रहेगा। तीसरा जो केस है जो कि मैं तुम लोग को बोला था कि एज अ होमवर्क तुम लोग करके भी आना कि तीसरे केस में किस तरह से डील करोगे, है ना, इसको एज अ होमवर्क भी बना के आना। तो तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में मैंने तुम्हें बोला था, केस नंबर 3 में कि इफ RDS इज नॉट गिवन, ये वाला मैंने पार्ट तुमको बोला था कि होमवर्क भी तुमको दिया था कि बना के आना, थोड़ा सोचना कि अगर RDS गिवन नहीं है तो इसमें क्या करेंगे। तो अगेन ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे इंटरमीडिएट है बट RDS गिवन नहीं है, ऐसा अगर आपको कुछ आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं, आपको इंटरमीडिएट को एलिमिनेट तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, एंड उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी यहाँ पे तुमको लगानी पड़ेगी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। कैसे, उसको है क्या वो चीज़, जैसे मान लो A से बनता है B, B से बनता है C, है ना। अभी मैं मल्टीपल स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ, अभी मतलब 2 स्टेप खाली लिया है, जिसमें कि A मेरा रिएक्टेंट वाला पोर्शन है और C मेरा प्रोडक्ट है और B मेरा क्या है, B इज द इंटरमीडिएट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि RDS मान लो कि गिवन नहीं है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसे लिखा हुआ है A से B और सेकेंड स्टेप में B से C, है ना, ऐसा आप सोच सकते हो। तो B मेरे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। तो RDS कहीं पे लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो जब RDS लिखा हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो पहला अटेम्प्ट करोगे वो ऐसे जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन से लिखें या दूसरी इक्वेशन से लिखें। तो इसमें क्या है, हर एक इक्वेशन जो भी होंगी आपको उसमें कुछ ना कुछ हर एक जो भी रेट लॉ की इक्वेशन आप बनाओगे उसकी मदद से आपको कुछ कंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ आपको उससे निकालना पड़ेगा डिफरेंशियल की फॉर्म में, और तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। तो हर एक इक्वेशन का यूज यहाँ पे हो सकता है। और यूज में करना क्या है कि फाइनली मुझे इंटरमीडिएट को तो हटाना ही है, मतलब इन सच केसेस आवर फोकस should be on eliminating our focus should be on eliminating the intermediate by using steady state approximation. By using steady state approximation, है ना।
इन सच केसेस आवर फोकस शुड बी ऑन एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएट बाय यूजिंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए। अभी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है क्या? तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बी यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो एज अ स्टडी स्टेट वो फॉर्म हो रहा है। स्टडी मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो स्टडी स्टेट फॉर्म हो रहा है और फिर डिफॉर्म भी हो रहा है। मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि जितने रेट से वो फॉर्म होता है उतने ही रेट से वो खत्म भी हो जाता है। बात समझे? मतलब अगर मैं मान लो कि बी का कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करूं कि बी का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूं, स्टार्टिंग में खाली मेरे पास मान लो कि ए था, तो बी 0 से स्टार्ट होगा और मान लो 0 से ये एक किसी कंसंट्रेशन तक पहुंचा, अपने हाईएस्ट कंसंट्रेशन तक पहुंचा और उसके बाद फिर से डिक्लाइन हो गया ना, इस तरह से हो गया। तो 0 से जो है मान लो कि ये किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एक्स पे पहुंचा, क्योंकि हमें नहीं पता कितना है, वो तो क्वेश्चन में डेटा वेटा दिया होगा तो उससे देखेंगे। तो ग्राफिकली हम बोल रहे हैं कि मान लो इतने कंसंट्रेशन पे पहुंचा, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन हो गया। मतलब इंटरमीडिएट के साथ तुमको यहाँ पे ट्रीट कैसे करना है बेटा, यहाँ पे तुमको इंटरमीडिएट के साथ ट्रीट इस तरह से करना है कि तुमको सोचना है कि वो फॉर्म भी हुआ और फिर डीफॉर्म भी हो गया, वो फॉर्म भी हुआ और वो डीफॉर्म भी हो गया। इस तरह का तुमको जो है यहाँ पे सोचना है। इसको कभी कभी हम लोग कांस्टेंट कंसंट्रेशन से भी जो है वो नापते हैं कि कॉन्स्टेंटली किस तरह से मैं डील कर सकता हूं। तो हम लोग जैसे अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसा टाइम रहा होगा, ये तो अजम्पशन है ही कि जितना बना उतना चला गया और बी खत्म, खाली अपने पास फिर सी मिल जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन ये है कि यहाँ पे हम लोग इमेजिन करते हैं इस स्टेट पे कि भाई इसका कुछ टाइम के लिए जो कंसंट्रेशन रहा होगा वो कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहा होगा। तो ये जो ग्राफ है ये तो नेचर एग्जिस्ट कर ही रहा है। जब भी हम लोग इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं बेटा कि बी का जो कंसंट्रेशन है वो पहले बढ़ा होगा और फिर बी का कंसंट्रेशन कम हो गया होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम लोग को इसके अंदर क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन इस तरह से हम लोग को करना है कि बी का कंसंट्रेशन जो है कुछ टाइम के लिए बढ़ा, लेकिन उसके बाद थोड़े कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा और तब वो घटा। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से बी का कंसंट्रेशन जो है वो डाउन हो गया। ऐसा क्यों अप्रोक्सीमेशन ऐसा बोला जाता है? ऐसा इसलिए अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम टाइप का चीज वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है कि वहां पे जिस रेट से, क्योंकि यहाँ पे बी के फॉर्म होने की रेट ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेशन रेट ऑफ बी इट इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन रेट ऑफ बी। ऐसा हमको यहाँ पे अज्यूम करना है क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है बी को। तो इसी तरह से सोचना पड़ेगा कि जितने स्पीड से वो फॉर्म हो रहा था उतनी स्पीड से वो हट गया, मुझको उसको वहां से एलिमिनेट तभी मैं कर पाऊंगा। अगर मान लो कि उस स्पीड से वो नहीं हट रहा है तो वो बी बच जाएगा। तो मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी जो है ये बराबर करना पड़ेगा। और जब भी रेट बराबर होते हैं तो तुम्हें पता है कि वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको पढ़ा चुका हूँ। और जब इक्विलिब्रियम बेटा एग्जिस्ट करेगा तो मैंने तुम्हें सिखाया है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन किसी का भी एकदम जीरो नहीं होता है या चेंज नहीं कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम जब सिचुएशन आती है तो वहां पे कंसंट्रेशन एक टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है तो आपको ऐसे बताने के बजाय आपको ग्राफ बी वर्सेस टी का किस तरह से बताना चाहिए, आपको इस तरह से बताना चाहिए कि ये बी वर्सेस ये टाइम है और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा कि बी बढ़ा और फिर एक्स अमाउंट तक बढ़ा, ये बात मैं मान लेता हूँ, एक्स अमाउंट तक बढ़ा, उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा और तब वो घट गया। बात समझ में आया इसमें और इसमें क्या अंतर है?
इसमें और इसमें यही अंतर है कि ये हमने एक जनरल पर्पज से ग्राफ लिखा हुआ है कि बी बढ़ा और बी घट गया, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम या रेट बराबर वाली चीज को, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो मुझको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो फॉर्म हुआ वैसे ही वो चला गया, क्योंकि मेरे को फाइनली उसको अपने इक्वेशन में दिखाना नहीं है। तो रेट बराबर होना चाहिए उसके फॉर्मेशन का एंड उसके कंजम्पशन का या डिफॉर्मेशन का। तो जब रेट बराबर होगा तो वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम लग जाएगा, है ना। इस पॉइंट को मैं तुम्हें लिखवाऊंगा अभी, बट इस लॉजिक को समझो कि वहाँ पे क्या लग जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम विल कम इनटू द पिक्चर। और केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा है कि जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो कंसंट्रेशन जीरो नहीं होता है किसी का, या कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा होता, वेरी नहीं कर रहा होता है, कंसंट्रेशन थम से जाते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। तो आपको कुछ टाइम के लिए इसको कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, और जिस टाइम के लिए कांस्टेंट है वहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि वहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि dB बाई dt जो है वो क्या है आपका जीरो, है ना। वहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि dB बाय dt इट इज इक्वल टू जीरो, दिस कंडीशन कैन होल्ड हियर। क्योंकि देखो यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, स्लोप जीरो है, तो स्लोप जीरो है मतलब dB बाई dt क्या है, जीरो। तो dB बाई dt जब जीरो हो जाएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये कंडीशन यूज करके अगर मैं एक जनरलाइज करने की बात करूं तो आप इस टाइप के केस के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि d ऑफ इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन बाय dt it is equal to zero. By using these type of conditions we can eliminate the intermediate coming in the equations. तो आई होप आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है, स्टडी मतलब होता है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस स्टेट को आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, है ना, कि जैसे ये फ्लो हो रहा था, ये फॉर्म हो रहा था, फिर डिफॉर्म हुआ, लेकिन क्योंकि आपको इंटरमीडिएट को हटाना है तो आपके दोनों को रेट जो है वो बराबर करने पड़ेंगे। तुमको याद होगा मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको एक बार ऐसे पढ़ाया था कि टंकी में पानी भर रहा है और एक आदमी नहा रहा है ना, संता, और अगर दोनों रेट बराबर हो गए तो लेवल चेंज नहीं होगा पानी का, टंकी का, मतलब कंसंट्रेशन एक तरह से चेंज नहीं होगा। वैसे ही इक्वेशन में भी होता है इक्विलिब्रियम में। इन द सेम वे यहाँ पे भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर इसके फॉर्म होने का रेट और डिफॉर्म होने का रेट, अगर ये दोनों रेट्स जो हैं वो बराबर हैं, अगर दोनों रेट्स इक्वल हैं, तो बेशक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहाँ पे लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा उस टाइम के लिए, और आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बट अगेन ध्यान रखना कि ये अप्रोक्सीमेशन है। क्यों अप्रोक्सीमेशन है? बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम इटसेल्फ इज अप्रोक्सीमेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रियल चीज़ नहीं है। इक्विलिब्रियम इट इज अ इमेजिनरी थिंग, है ना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? दे आर इमेजिनरी, वर्चुअल, दे आर नॉट द रियल थिंग। ठीक है, रियल चीज़ें नहीं होती हैं। उसको मान के मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट ला सकते हो, ऐसा होता है। तो इसी वजह से जो है इट इज़ अ अप्रोक्सीमेशन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसको मैं इंग्लिश में भी तुमको लिखवा देता हूँ, जो मैंने इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट यहाँ पे तुम्हें बोला। आई होप इतना लिख लिया होगा तुमने। तो ये जो चीज़ है ये कब हो सकती है? ये हो सकती है दिस में हैपन when this may happen when chemical equilibrium exists during formation and deformation of intermediate। इंटरमीडिएट हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था? बी। जरूरी नहीं कि हमेशा भी होगा, वो तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो होगा, बट हमने बी लिया था इसलिए हमने बी से उसको लिख दिया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो तब हो सकती हैं जब
क्योंकि रेट अगर बराबर हो जाएगा तो वहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा तो आप ये चीज़ वहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये सब करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर ये यूज़ करके मेरा इंटरमीडिएट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, वही अपन को चाहिए, क्योंकि रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं चाहिए। बात समझे? इसके पहले वाले केसेस में भी मैंने तुमको यही सिखाया कि इंटरमीडिएट के टर्म में हम लोग लिखते नहीं, तो यहाँ भी अगर कहीं पे इंटरमीडिएट आ जाए और आरडीएस भी गिवन नहीं है, तो ऐसे केसेस में तुम श्योर तो नहीं हो कि भाई किससे इक्वेशन को लिखेंगे, लेकिन तुम इस चीज के लिए तो कम से कम श्योर हो ना कि इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखते हैं। तो जब नहीं लिखते हैं तो उसको तो कम से कम हटा सकते हो, तो उसको हटाने का एक ये तरीका है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को जो है सीखते हैं कि अप्लाई कैसे होता है ये सब चीज, है ना, क्वेश्चन के अंदर, ताकि तुम कहीं पे ऐसा आ जाओ तो फिर थोड़ा दिमाग अपना जो है वो लगा सकते हो। तो क्वेश्चन देखो, 2O3 gives 3O2। पहला स्टेप है O3 K1 O2 प्लस O। दूसरा स्टेप है O2 प्लस O K2 gives O3। तीसरा स्टेप है O3 प्लस O K3 gives 2O2। तो पूछा है कि R बराबर कैसे लिखोगे, R बराबर क्या, है ना, इस तरह से पूछा हुआ है। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, केस 3 का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आरडीएस गिवन नहीं है। देख लो, आरडीएस है ही नहीं, बताया नहीं क्वेश्चन ने कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है। तो जब आरडीएस गिवन नहीं है तो तुम किसको लेके उठा के पहले लिखोगे वो तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं, अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व तो करेंगे ही, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट हम लोग इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे किसके रेस्पेक्ट में लिखना है। बट सबसे पहले इंटरमीडिएट को पहचानो कि इंटरमीडिएट है क्या, तभी ना उसका डी ऑफ वो बाय डी टी जीरो मारोगे। तो इंटरमीडिएट क्या है? O3 जैसे दिख रहा है, O3 तो रिएक्टेंट साइड है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। O2 इधर है, प्रोडक्ट साइड। O कहीं पे नहीं आ रहा है ऊपर में, तो O इंटरमीडिएट हो सकता क्या है, O इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। फिर यहाँ पे आ जाओ सेकेंड इक्वेशन में, ये O2 तो इधर हो गया, O3 इधर है, अगेन यहाँ पे O आ रहा है और नीचे वाले में भी O आ रहा है। मतलब कि अपना जो इंटरमीडिएट है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट है अपना O जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट हो रहा है। इट मीन्स कि अपन को इस रिएक्शन में फाइनली क्या करना होगा, अपन को इस रिएक्शन में फाइनली डीओ बाय डी को जीरो करना होगा, जिससे कि वी विल एलिमिनेट O, है ना, हम लोग O को एलिमिनेट कर पाएंगे। ये चीज अपन को करना होगा। तो वो किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले तो रेट लॉ इक्वेशन लिख लो भाई। रेट लॉ इक्वेशन जो है जब जैसे आप डिराइव करते थे, कम से कम ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में तो लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हैं, R इट इज इक्वल टू -1/2 DO3 बाय dt। बोलो, लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू +1/3 DO3
O2 बाय dt। ये तो जनरल चीज है जो अपन हमेशा लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट। अच्छा, do बाय dt इज इक्वल टू 0 अगर मुझे लिखना है तो do बाय dt जहां जहां आ रहा है मुझे वहां वहां पे उसकी बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, तो उस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा। और क्योंकि O3 मेरा जो है वो रिएक्टेंट है और मैं चाहूंगा कि मैं अपने सारे टर्म्स O3 के टर्म में लिखूं, तो अपन DO3 बाय dt टोटल पे भी फोकस करेंगे। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, DO3 बाय dt total, this will be equal to DO3 by dt first plus DO3 by dt सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड क्या इक्वेशन है कि पहले इक्वेशन में कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड में कहाँ पे आ रहा है, नेट DO3 by dt ओपन लिखेंगे, प्लस DO3 by dt थर्ड। इस तरह से आप हमेशा अलग अलग करके ऐसा लिख लिया करो कि d ऑफ ओ बाय dt जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, वो टोटल हो जाएगा जब भी आपके पास बहुत ढेर सारे इक्वेशंस में वो चीज इन्वॉल्व हो रही है, तो है ना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर क्योंकि हमको do बाय dt टोटल 0 करना है, तो अपन और क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि do बाय dt टोटल ये क्या है, तो ये है do बाय dt फर्स्ट प्लस do बाय dt सेकेंड प्लस do बाय dt थर्ड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल जहां पे आ रहा है उस निकालेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे, और यही अपन को 0 करना है। तो do बाय dt 0 बोलने का मतलब क्या है कि अपन को do बाय dt टोटल 0 करना है, जहां भी टोटल वो आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 बोल देते हैं। अब और क्या इक्वेशंस तुम बना सकते हो, इंडिविजुअल स्टेप्स जो हैं वो तुम्हें पता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, तो इंडिविजुअल आप किस तरह से जो है लिख सकते हैं, तो इंडिविजुअली आप लिख सकते हैं कि R1 फर्स्ट इक्वेशन के सेट में R1 इट इज इक्वल टू K1 इंटू O3 की पावर 1, ऐसा आप लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस D ऑफ O3 बाय dt। इसको लेकिन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बोलेंगे क्योंकि पहली क्वेश्चन में आ रहा है, विच इज इक्वल टू प्लस D ऑफ O2 बाय dt फर्स्ट, which is equal to plus d of O by dt again first, this is equation number 4। Similarly दूसरे से भी लिख सकते हैं, दूसरे से लिखो, क्या लिखाएगा, R2 it is equal to K2 into O2 into O, ऐसा लिख सकते हैं, it is equal to minus d of O2 by dt। इसको सेकंड इक्वेशन में आ रहा है ना, इज इक्वल टू माइनस डी ओ बाय डी टी। देखते जाओ, सेकंड इक्वेशन से लिख रहे हैं, सेकंड विच इज इक्वल टू, ये तो प्रोडक्ट साइड है O3, तो ये हो जाएगा प्लस डी ऑफ O3 बाय dt, ये भी सेकंड हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। और एक लास्ट बची तीसरी इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, उसको भी लिख लेते हैं,
और फिर उसको मिटा देंगे और मिटाने के बाद फिर इसका यूज़ वहाँ पे हम लोग सॉल्व करने में करेंगे, किस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। तो R3 क्या हो जाएगा भाई? R3 विल बी इक्वल टू K3 इंटू O3 की पावर 1 इंटू O, which is equal to minus DO3 by dt third, which is equal to minus DO by dt third, which is equal to plus 1 by 2 d of O2 by dt third. This is my equation number 6, है ना? तो तुम लोग देख सकते हो कि इतने बड़ी बड़ी दिग्गज जो इक्वेशंस हैं वो लिखा गई। तो घबराना नहीं, एक बार फिर से देखो कि हमने क्या किया। हमने इस इक्वेशन से तो डायरेक्टली लिख लिया जो रेट लिखते थे, हम पहली क्लास स्टार्ट करो वहां से हम रेट लिखाना स्टार्ट किए थे। फिर जब हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं कि डी ओ बाई डी टी तो जीरो की बात कर रहे हैं, तो जीरो का मतलब है कि जहां भी टोटल डी ओ बाई डी टी टोटल बोलोगे तो टोटल डी ओ थ्री बाई डी टी भी बोलोगे, डी ओ टू बाई भी बोलोगे। लेकिन ओ टू में मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझको जनरली ओ थ्री के टर्म्स में अगर ज़्यादा निकल के आ जाए तो फायदा रहेगा, इसलिए मैंने ओ थ्री खाली यहाँ पे पॉइंट लिया है। फिर डी ओ बाई डी टी टोटल जो है वो भी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, और उसके बाद तीनों जो इक्वेशंस हैं इसके रेस्पेक्ट में हमने रेट लॉ लिखा है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इंडिविजुअल जो फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन वाले रेट्स होते थे उसके टर्म में हमने लिख दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए मार्क किया है क्योंकि मुझको अलग अलग तरीके से उसको कंसिडर करना है ना, क्योंकि पहले की वैल्यू कितनी है दूसरी कितनी है वो सब जोड़ के अपन को लिखना है। तो इतना अगर क्लियर है तो फिर मैं इसको रफ करके इसको फिर से यहाँ पे अब बाकी आगे सॉल्व करते हैं। अब इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे वो सब चीज़ें लिख ली है। तो अब बात करते हैं कि मुझको डी ओ बाई डी टी टोटल जीरो करना था, तो अपन डी ओ बाई डी टी टोटल पहले ढूंढते हैं, है ना। डी ओ बाई डी टी टोटल जो है वो पहले पूरा ढूंढते हैं। तो डी ओ बाई डी टी टोटल का मतलब है डी ओ बाई डी टी फर्स्ट। तो फर्स्ट का मतलब है कि ये, सेकेंड डी ओ बाई डी टी का मतलब है ये, और थर्ड डी ओ बाई डी टी का मतलब है ये। क्लियर? तो टोटल में डी ओ बाई डी टी की बात करता हूँ, डी ओ बाई डी टी टोटल, क्योंकि मुझको ये जीरो करना है। तो इक्वल टू क्या, तो डी ओ बाई डी टी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, डी ओ बाई डी टी फर्स्ट की वैल्यू जो है के वन इंटू ओ थ्री, प्लस साइन ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो के वन इंटू ओ थ्री ये फर्स्ट हो गया, के वन इंटू ओ थ्री। ध्यान देना थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फंस जाओगे। फिर डी ओ बाई डी टी सेकेंड, तो डी ओ बाई डी टी सेकेंड क्या है, सेकेंड इक्वेशन से आएगा यहाँ से, तो डी ओ बाई डी टी सेकेंड, लेकिन ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे डी ओ बाई डी टी सेकेंड मुझको चाहिए तो माइनस साइन में आ जाएगा आगे, के टू इंटू ओ टू इंटू ओ, मतलब हो जाएगा माइनस के टू इंटू ओ टू इंटू ओ, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात करोगे थर्ड वाले की, तो थर्ड में डी ओ बाई डी टी ये भी अगेन आगे नेगेटिव में आ रहा है, तो इसमें भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी आ जाएगा कि माइनस के थ्री इंटू ओ थ्री इंटू ओ, ऐसा आ जाएगा। और मुझे इसको इक्वेट करके क्या करना है, जीरो के बराबर करना है, मतलब जीरो इट इज इक्वल टू के वन इंटू ओ थ्री। यहाँ से ओ को कॉमन ले सकते हैं तो माइनस लिख रहा हूँ, ओ कॉमन हो गया और ये बन जाएगा के टू इंटू ओ टू माइनस के थ्री इंटू ओ थ्री। देखो बच्चों ध्यान से,
तो यहाँ से तुम्हारा ओ एलिमिनेट हो गया, यहाँ से ओ किसके बराबर जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ओ की वैल्यू जो है वो हो जाएगा कि K1 इंटू O3 बटा K2 इंटू O2 माइनस K3 इंटू O3। देख लो ध्यान से। एकदम ध्यान से जो है इसको देख लो। अच्छा एक सेकंड, इधर माइनस कॉमन लिए ना, माइनस ओ कॉमन लिए हैं, तो माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे ये बेटा प्लस हो जाएगा ना, हल्का सा इसको ध्यान देना, दिस विल बी प्लस, ब्रैकेट ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो बाकी जो है इसको ध्यान से देखो, यहाँ भी प्लस, ओ की जो वैल्यू है K1 O3 इंटू K2 O2 प्लस K3 O3 ये हो गई है। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे हम लोग आगे जो है वो करेंगे। तो देखो DO3 बाई dt टोटल भी था, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इसको लिखेंगे और इसमें बात करेंगे कि अगर O कहीं पे आ रहा होगा तो O को उसमें पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब निकालते हैं DO3 बाय dt। एलिमिनेट तो इंटरमीडिएट को कर दिया, देखो O की वैल्यू इसके टर्म में लेके आ गए, O2 और O3 के टर्म में, जो अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट है। अब DO3 बाई dt टोटल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मेरा रिएक्टेंट पोर्शन था और उसमें जहाँ जहाँ O आएगा वहाँ पुट कर देंगे, और फिर पहली जो इक्वेशन है रेट वाली, इसमें पुट कर देंगे उसकी वैल्यू DO3 बाई dt टोटल की वैल्यू, तो बराबर हो जाएगा, रेट मेरा निकल जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये पहला इक्वेशन जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये पहला इक्वेशन टोटल लिखा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे तो ओवरऑल रिएक्शन की बात हो रही थी। तो टोटल का मतलब है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो DO3 बाई dt फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट में DO3 बाई dt की वैल्यू कितनी है, तो DO3 बाई dt फर्स्ट में वैल्यू है K1 O3, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा आगे, मतलब हो जाएगा माइनस K1 इंटू O3, है ना, माइनस K1 इंटू O3। फिर सेकेंड में आओ DO3 बाई dt, तो इधर है DO3 बाई dt, तो प्लस में ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे आप बोल ही सकते हो कि प्लस K2 इंटू O2 इंटू O। और तीसरे में आओ, तीसरे में DO3 बाई dt किधर है, इधर है DO3 बाई dt, और माइनस साइन है तो उधर जाएगा तो माइनस कर देना, तो माइनस ऑफ क्या हो गया, माइनस ऑफ K3 इंटू O3 इंटू O, ऐसा हो गया। ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या हो गया, ये तो है माइनस K1 O3, और ये हो गया कि प्लस O2 को, O को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, O को कॉमन ले लेते हैं, तो O कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, K2 इंटू O2 माइनस K3 इंटू O3, है ना, माइनस K3 इंटू O3। और O की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं इतना, तो इसको जो है पुट कर देते हैं यहाँ, तो इसको पुट कर देते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, ये लेंथी है थोड़ा, लेकिन तुम्हें करना है ही एट लास्ट, तो नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको उस साइड अब सॉल्व कर लेते हैं। अब तो जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू हम लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं, एंड आई थिंक कहीं पे कोई दिक्कत भी नहीं है, करेक्ट है सारी चीज़ें, तो इसीलिए इसको रफ कर देते हैं, इस साइड जो है वैल्यू को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन का यूज होगा इसलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं, बाकी ये सब जो है पोर्शन रफ कर देते हैं।
इनकी मदद से तो उस पर हम लोग आ ही चुके हैं। तो ओ की जो वैल्यू निकाले हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि उससे dO3/dt जो है वो कितना बन जाता है। तो dO3/dt टोटल ये बन जा रहा है बेटा -K1 × O3 और प्लस, अब O की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि K1O3/K2 × O2 प्लस K3 × O3 और इंटू K2 × O2 माइनस K3 × O3। देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस पूरे को क्या करते हैं कि एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कि -K1O3 और इंटू ये पूरा हो जाएगा, मतलब कि K2O2 प्लस K3O3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अलग अलग करके ही जो है उसको पूरा लिख लेते हैं। तो इंटू करके हो जाएगा पहला कि K2 × O2 और फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब -K1O3 × K3 × O3 और ऊपर में इसको ऐड कर लेते हैं, ऊपर हो रहा है प्लस K1O3 × ये K1O3 × K2 × O2। देखो ये सब करना तो तुम्हें चाहिए, प्रैक्टिस तुम्हारी जो है ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन क्योंकि ये पहली बार तुम ऐसा देख रहे हो कि तब बड़ा जो है क्या आ गया, तो बड़ा कुछ नहीं है, ध्यान से करते जाओगे तो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो ये से इधर मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पे माइनस K1O3 × K3O3, तो ये पूरा न्यूमरेटर वाला पोर्शन हो गया, डिवाइडेड बाय ये आ रहा है K2 × O2 प्लस K3 × O3। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें कटने की संभावना है कुछ की नहीं है। तो -K1O3 किधर है, एक इधर है, एक इधर भी है और इधर भी है, इधर K2O2 है। बिल्कुल देखो ये K1O3 K2O2, ये भी K1O3 K2O2 और ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये कट जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन जो है कट रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। और इसकी बात करें तो K1O3 और K3O3, लेकिन दोनों ये माइनस में ही है ना, तो दोनों माइनस में है तो फिर ये ऐड हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस में है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली तुम्हारा ऐड हो जाएगा, K1 K3 O3 का होल स्क्वायर टाइप का ये बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू -2 K1 K3 O3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 × O2 प्लस K3 × O3। देखो ध्यान से भाई, O3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, O3 दो बार आ रहा है, O3 अगर दो बार आ रहा है तो O3 का वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज योर D ऑफ O3/dt टोटल। आई होप ये समझ में आया होगा तुमको यहाँ तक पूरा। उसको अलग छोड़ो, वो अलग लिखा हुआ है, पहले वाला लिखा हुआ है। यहाँ से हम यहाँ पे आए, वो तो अभी यूज करेंगे, वो पहली इक्वेशन है। अब इतना डेरिवेशन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग जो है अब इसका यूज करेंगे पहली इक्वेशन में रेट को डाल के। तो देखो
आर बराबर क्या है इसको यूज करते हैं। लेट से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, कहाँ तक गया था, 6 तक आ गया था ना। मान लो कि इक्वेशन नंबर कितना है, 7, या 7 इसको बोल लो। दिस वाज 7th एंड दिस वाज 8th। देख लो एकदम एक एक स्टेप वाइज मैंने सॉल्व किया है, तो आई होप तुम्हें कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट वाट नहीं होना चाहिए। अब देखो, यूजिंग 8 and 1 we can write R it is equal to minus half of DO3 by dt की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मतलब कि -2k1k3O3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 इंटू O2 प्लस K3 इंटू O3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, K1 इंटू K3 इंटू O3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय K2 इंटू O2 प्लस K3 इंटू O3। This is our equation number, let's say 9, and this is our rate law equation. This is our rate law equation. तो आई होप तुम्हें ये पार्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं किस किस तरीके से, जब मेरे पास आरडीएस नहीं होता है, तो आरडीएस जब नहीं होता है तो अपन को इस तरीके से करना होता है कि सबसे पहले जो इंटरमीडिएट है उसको हटाना है, उसको रास्ते से हटाना है अगर आरडीएस नहीं है तो। और रास्ते से हटाओगे कैसे, रास्ते से हटा तभी सकते हो कि उसमें स्टडी स्टेट एनालिसिस तुमको लगानी है, डी ऑफ वो बाय डी डी टोटल इज इक्वल टू 0 करवाना है। उसके लिए तुमको सबसे पहले जो ओवरऑल इक्वेशन था वो लिख देना था, उसके बाद जो भी रेस्पेक्टिव इक्वेशंस हैं वो सब लिखते जाना था, और उसके बाद फिर फाइनली जो है अपने ओवरऑल इक्वेशन पे दोबारा आना है एलिमिनेट करने के बाद, और अपना रेट लॉ जो है बोल देना है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने रेट लॉ बोला है इसमें O3 भी आ रहा है, O2 भी आ रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैं तुमको बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा अगर प्रोडक्ट भी आ जाए कैटलिस्ट भी आ जाए, क्योंकि उसके टर्म में बोला जाता है। बस जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो एनसीईआरटी यूज करके चलती है, तो एनसीईआरटी में रिएक्टेंट को लिखा हुआ है, तो रिएक्टेंट को जो लिखते हैं ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेट लॉ बोलते हैं। इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आई होप ये चीज तुमको क्लियर हो गया। अब इसमें 2 केस ले लेते हैं। मान लो कि आपसे ऐसा पूछ सकता है कि रेट लॉ बताना है जब O3 एक बार बहुत बड़ा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया, और एक बार मान लो कि O2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये वाला पार्ट जो है ऐसा करके बोल सकता है, पूछ सकता है। तो केस 1 ले लेते हैं कि इफ O3 concentration is very greater than O2। O3 का जो कंसंट्रेशन है वो O2 से क्या है, बहुत ज्यादा है। वेरी ग्रेटर जब बोल दिया तो समझ जाओ कि भाई वहां पे मैंने बहुत ढेर सारे ग्रेटर वाले साइन लगा ही देने है ना। इफ O3 इज वेरी ग्रेटर देन O2, अगर ऐसा हो गया। दूसरा कि तो ऐसा हो गया तो इक्वेशन में देखते हैं उसको। तो इक्वेशन में देखोगे तो अगर ये चीज बहुत छोटी है इससे, है ना, ऐसा हो रहा है,
अगर O3 बहुत बड़ा है O2 से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि K3 इंटू O3 बहुत ज़्यादा होगा K2 O2 से। तो अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है K2 इंटू O2 से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास नीचे K2 O2 एलिमिनेट हो जाएगा, और नीचे K2 O2 एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर खाली K3 इंटू O3 बचेगा। If O3 concentration is very very greater than O2, then K3 into O3 is very 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 greater than K2 into O2। अगर ऐसा हो गया तो R बराबर क्या हो जाएगा? K1 इंटू K3 इंटू O3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो नीचे खाली क्या बचेगा? K3 इंटू O3, और K3 से K3 गया कट, एक O3 से एक O3 जाएगा कट, मतलब ये कट जाएगा, है ना, इधर भी एक ये कटेगा और ये कटेगा, एक O3 बच जाएगा। तो मतलब R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर K1 इंटू O3। दिस विल बी योर रेट लॉ, K1 इंटू O3। तो ये पूछ सकता है कि भाई अगर एक कंसंट्रेशन ज़्यादा एक कंसंट्रेशन कम है तो रेट की एक्सप्रेशन क्या है? तो देख सकते हो कि खाली O3 आया, मतलब दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो, है ना। ये अपना क्या हो गया बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया एक तरह से। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका स्टैंडर्ड रेट लॉ का एक्सप्रेशन किस कंडीशन पे आएगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने केस ले लिया, लेकिन ऐसा पूछ ले कि किस कंडीशन पे आएगा, तो ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला कंसंट्रेशन। फिर इसी में हम लोग सेकेंड केस की भी बात कर लेते हैं, है ना। सेकेंड केस मान लिया कि जब O3 छोटा है O2 बहुत ज़्यादा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, R इट इज इक्वल टू K1 K3 O3 का होल स्क्वायर बटे K2 इंटू O2 प्लस K3 इंटू O3। Case 2, if O2 concentration is very 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 greater than O3 concentration। तो अगर ऐसा हो गया कि O2 का कंसंट्रेशन O3 से बहुत ज़्यादा है, तो इस बार K3 O3 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख पाओगे कि K2 इंटू O2 is very very greater than K3 इंटू O3। और ऐसा अगर किया तो R बराबर क्या हो गया? K1 इंटू K3 इंटू O3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे खाली K2 इंटू O2 बच जाएगा। और इस बार तो खैर कुछ भी नहीं कट रहा है बेटा, इस बार जो है कुछ भी नहीं कट रहा है। तो कुछ भी नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा, देंगे। तो R इट इज इक्वल टू K1 K3 O2 O3 का होल स्क्वायर बाय K2 इंटू O2। क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो भाई यही मेरा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। अब देखो इसको आप और किस तरीके से सोच सकते हो, कैसे और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लिख सकते हो K1 इंटू K3 बाय K2 इंटू O3 का पावर 2 इंटू O2 की पावर -1। तो यहाँ पे आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेट जो रेट कांस्टेंट है, अगर O2 बहुत ज़्यादा है O3 से, तो नेट जो रेट कांस्टेंट है
वो कितना हो जाएगा, तो दैट इज K1 इंटू K3 बाई K2, है ना। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कुछ कि R इट इज इक्वल टू सम K डैश इंटू O3 का होल स्क्वायर इंटू O2 की पावर -1, तो ये जो मेरा K डैश है, जैसे अगर यहाँ भी अगर बात करते हैं ना बेटा, यहाँ भी पूछ सकता था क्वेश्चन कि नेट रेट कांस्टेंट क्या है, तो नेट रेट कांस्टेंट अगर O3 बहुत ज़्यादा है O2 से तो K1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं कि नेट रेट कांस्टेंट इस केस के लिए इट इज इक्वल टू K1 एंड नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि खाली ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। इन द सेम वे यहाँ भी तुमको ऑर्डर के बारे में पूछ सकता है, तो नेट ऑर्डर जो है, नेट ऑर्डर क्या हो जाएगा नेट ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, मतलब कि यहाँ भी ऑर्डर 1 ही हो रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो ऑर्डर यहाँ पे होता है वही ऑर्डर वहाँ पे भी हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। वो तो रिएक्शन के जो चीज़ तुम लोग डिराइव कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना निकल के आता है, बट इट इज़ नॉट एवरी टाइम नेसेसरी। तो नेट ऑर्डर इज इक्वल टू 1 ये हो गया। और जो नेट रेट कांस्टेंट है, नेट रेट कांस्टेंट K डैश, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है K1 इंटू K3 बाय K2। ध्यान रखना था ये रेट कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले भी पढ़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जब हम लोग वहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह करते थे K के साथ। बट यहाँ पे कुछ ऐसा जो है वो सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे K जो है उसमें डायरेक्ट आप ऑपरेशन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दो रिएक्शन जोड़ दिया तो K भी जुड़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, या मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन नॉट से, यू विल हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग रेट लॉ इक्वेशंस। So this is how we calculate the rate law expression if our RDS is not given to us। अगर हम लोग को RDS नहीं गिवन है तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। एकदम सबसे पहले नॉर्मल जो अपन लिखते हैं रेट लॉ, उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद फिर जो इंडिविजुअल जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद फिर तुमको फर्दर जो है देखना है कि किस तरीके से इंटरमीडिएट आ रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट आ रहा है, उस इंटरमीडिएट को तुमको एलिमिनेट करना है। इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करने के बाद तुमको उसकी जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट साइड में अगर आ रहा है तो बेस्ट है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह का ख्याल तुमको रखना पड़ता है। हालांकि जब RDS गिवन नहीं होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, और क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाता है इस वजह से इस केस वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके आने की संभावना थोड़ी सी कम ही रहती है एग्जाम्स वगैरह में, क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटिव है ना। जिसको अच्छा लगता है कैलकुलेशन उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जनरली बच्चे इतने बड़े कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हैं। हालांकि जिसको ये आएगा उसी को जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सब समझ में आएंगे, जैसे पैरेलल रिएक्शंस हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं, तो वो टॉपिक्स तभी समझ में आएंगे जब ये सब तुमको थोड़ा क्लियर होगा, जब ये सब तुमको समझ में आएगा। तो इसीलिए इन सब की जो प्रैक्टिस है ये खूब करो। आई होप तुमको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं जिसको बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, उस टॉपिक पे चल रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा मैंने अभी बोला कि पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, इवन रिवर्सिबल रिएक्शन के लेके भी इक्वेशंस बनाई जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तो उसको सीखना है। तो कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको देखो बेटा। जब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो तुम्हें पता है कि हम लोग
लॉग वाला एक्सप्रेशन लगाते हैं, ln a नॉट बाई टी इज इक्वल टू के टी, टी हाफ का कंसेप्ट आ जाता है ln 2 बाई के। लेकिन जो भी हमने पढ़ा है वो हमने एक सिंगल टाइप के जो रिएक्शंस हैं, है ना, मतलब उसके बहुत सारे पार्ट्स नहीं हमने पढ़े हैं, बट हम लोगों ने एक सिंगल इक्वेशन को लेके वो सब कुछ डील किया था। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने उसमें ये किया था कि कुछ इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कुछ फैक्टर लगा दिए थे। लेकिन बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि पैरेलली चल रही होती है या एक के बाद एक और चल रही होती है, जैसे अभी इंटरमीडिएट वाले में आया था, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शंस को जानना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसका फर्स्ट केस ले लूँ, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ले लूँ, उसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। तो पैरेलल रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि पैरेलली तुम्हारे पास एक से ज़्यादा रिएक्शंस चल रही हैं, है ना। जैसे मान लिया कि तुम्हारे पास ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। मान लो कि ये K1 रेट कांस्टेंट से बन रहा है, ये K2 रेट कांस्टेंट से बन रहा है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है कि एक ही चीज से मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मुझे जब मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, द रिएक्शंस इन विच सिंगल reactant is involved in multiple reaction। सिंगल जो रिएक्टेंट है वो मल्टीपल रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होता है, तो इन सिंपल वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर कैटेगरी ऑफ पैरेलल रिएक्शन। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बेटा बात करूं, तो मोस्टली जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो किसका पार्ट है, वो पैरेलल रिएक्शन का पार्ट होता है। इस बात को ध्यान रखें कि मोस्टली द रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर पार्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन। अब अभी तक तो तुम लोग नॉर्मली सॉल्व करते आए थे, तो तुम लोगों ने देखा था कि ए गिव्स बी दिया हुआ था खाली, या ए गिव्स सी खाली दिया होता है, तो उस केस में अपन इंटीग्रेट करके रेट लॉ लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए तो इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखेंगे, ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में या सी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो उसको लेके तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को सीखना है, और जो चीज़ अभी हमने आरडीएस वाले मेथड में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे काम भी आएगी। अच्छा, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस पैरेलल रिएक्शंस का पार्ट, जैसे अगर मैं बताऊँ कि मान लिया कि एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम कोई भी है, दे आर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व, है ना। मतलब सिंगल रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियस रिएक्शंस का पार्ट होना, साइमल्टेनियस रिएक्शंस। तो जैसे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली ऐसा होता है कि बहुत ढेर सारी चीजें दे रहे होते हैं। जैसे एक में अल्फा डीके जा रहा है, एक में बीटा डीके जा रहा है, एक में गामा डीके जा रहा है, और भी बहुत सारे होते हैं पार्टिकल्स, बट तुम लोग को अल्फा बीटा गामा ही जो है वो जानने की ज़रूरत है, जिसको रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में हम लोग फिर से बताएंगे। सारी रिएक्शंस को एक बार देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो। तो कंटिन्यूसली जो साइमल्टेनियसली रिएक्शंस कर रही होते हैं, तो इसमें क्या अल्फा बीटा गामा डीके वो सब चल रहा होता है ना। अल्फा को इस तरह से, बीटा को इस तरह से, गामा डेल्टा सब होता है। तो बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स जो है वो निकल रहे होते हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। अब इसका जो डेरिवेशन है पैरेलल रिएक्शंस का, कि भाई यहाँ पे जो, और इसलिए इसको नाम दिया गया है कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको जब डिराइव करोगे
तो उसमें फिर से हम लोग रेट की बात करेंगे, अलग अलग इक्वेशन को तोड़ेंगे और फिर से रेट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आरडीएस वाला मेथड जो सीखा उसमें हम लोग बात करेंगे। तो डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर दिए हैं हम। पैरेलल रिएक्शन क्या होता है वो एक ब्रीफ हम लोग बता दिए हैं तुम्हें। बाकी नेक्स्ट क्लास में पैरेलल रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में कैसे डेरिवेशन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। आज जो सिखाया उसको पूरा जो है वो ध्यान से पूरा उसको बार बार देखो, बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं आएगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो इसलिए उसको खूब आज प्रैक्टिस करो।